जी, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। डिस्टर्बेंस आ रही है। जी, आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी टर्म से आप क्या समझते हैं जब कोई शख्स यूज़ करता है कि विस्कोसिटी, इससे क्या मुराद लिया जाता है? तो डेफिनेटली आप इसकी डेफिनेशन के बारे में ये पूछ रहा है, आप उसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। द फ्रैक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड flowing fluid is called viscosity of the fluid. Viscosity measure how much force is required to slide one layer of the fluid over another layer. और आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से ज़ाहिर किया जाता है, और ईटा आपको पता है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी है। ईटा इस तरफ रह गया, ये 6 पाई आर वी इधर आके डिवाइड होगा, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है। और यहाँ से आप जो डायमेंशन निकालते हैं वो एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1 निकालते हैं। आप साथ लिख देंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रैग फोर्स, कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। What are the factors upon which drag force acting upon a small sphere of radius are moving down through a liquid? यानी कि आपने बताना है कि ड्रैग फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर हम डिपेंड कर रही होती है जब हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉल या स्मॉल स्फेयर जो है जिसका रेडियस आर वो किसी लिक्विड से मूव कर रहा होता है। आपने उनकी डिपेंडेंस बतानी। सबसे पहले तो आप ड्रैग फोर्स के बारे में बताएंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में से पास कर रहा होता है तो वो जो फोर्स फील करता है उसको आप ड्रैग फोर्स कहते हैं। और स्टोक्स लॉ के ज़रिए F बराबर 6 पाई ईटा आर भी है। अब हमने जो पढ़ा था कल के हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फैक्टर हैं। एक तो पहला विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा है हमारे पास उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये इसके फार्मूले से ही आपके पास तीनों फैक्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। जब बारिश होती है तो अक्सर आसमान की तरफ देखें तो हमें जो फॉग के ड्रॉपलेट होते हैं ना वो हवा में ही सस्पेंड हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो उसके पीछे क्या वजह होती है वो ये पूछना चाह रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला था वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये जो दरमियान में जिसको ब्रैकेट में लिखा होगा ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। आपको पता है जी कांस्टेंट है, और वाटर ड्रॉप है उसका जो हमारे पास डेंसिटी होगी कांस्टेंट होगी। ईटा भी जो है ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर आर वेरी करता है वाटर ड्रॉप डिफरेंट वाटर ड्रॉप के लिए। ठीक है, इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के स्केयर के। अगर आर की वैल्यू स्मॉल होगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी स्मॉल होगी। अगर आर की वैल्यू लार्ज होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगी, लार्ज होगी। क्योंकि हम फॉग ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं उसका आर बहुत ही स्मॉल होता है, यानी उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी। तो हमें ऐसा फील होगा कि वो आ तो नीचे की तरफ ही मूव कर रहा होगा लेकिन उसकी क्योंकि वेलोसिटी बहुत स्मॉल है इस वजह से हमें वो हवा में सस्पेंडेड फील होता है। कहते हैं एज द रेडियस ऑफ फॉग ड्रॉपलेट इज वेरी स्मॉल अकॉर्डिंग टू अबव रिलेशन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज टू स्मॉल दैट इट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन द एयर। नेक्स्ट है जी हमारे पास जी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये आपको मैंने टॉपिक में पढ़ाया जब हमने आइडियल फ्लूइड में पढ़ा था, वहाँ पर इसकी वजाहत हमने की थी। तो वही सेम जो स्लाइड हमने वहाँ यूज़ की हुई है वही यहाँ पर आपके सामने है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो जो होता है और उसका टर्बुलेंट फ्लो के साथ किस तरह हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टेबल बना के आपकी बुक में दिया हुआ था, तो वही आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है जी, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास टू रो बोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड ईच अदर। यानी हमारे पास दो बोट्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं।
और वो एक दूसरे की तरफ खींची जाती हैं, तो आपने बताना है वजह क्या है उसकी। ठीक है, आपको पता है जब बोर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे तो जो साइड्स पे मतलब उसकी दोनों बोर्ड्स की साइड का जो पानी होगा उसकी स्पीड कम फील होगी, लेकिन जो उन दोनों के दरमियान से पास कर रहा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से जो बोर्ड्स हैं वो अंदर की तरफ, यानी कि राइट वाली लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट वाली राइट की तरफ मूव करेगी, तो बोर्ड्स एक दूसरे के करीब आएंगे। यहाँ पर वही रीज़न बताई हुई है, व्हेन टू रो बोट्स आर मूविंग parallel in the same direction, the water between them is dragged along with them. The water between the boats has greater speed as compared to water on the other sides of the boats. According to Bernoulli equation, where the speed of fluid is high, the pressure will be low. So the pressure of water between the boats is reduced as compared to the other side, hence the boats are pulled toward each other. उसके बाद कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। आपको पता है जब आप क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं तो उसके एक साइड के ऊपर जो है वो प्रेशर फोर्स का जो होता है, यानी फ्लू ये एयर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और बैक साइड जो होती है यानी जो सामने वाली साइड है वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो बैक साइड होती है उस पर एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब है सामने वाली साइड पे वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी, और बैक साइड पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो इसमें मतलब उसकी एक साइड का प्रेशर जिस साइड पे कम होगा उस तरफ वो स्विंग करना शुरू कर देगा, यानी घूमेगा, घूमने से स्विंग पैदा होगी। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, व्हेन ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ बॉलर देन स्पीड ऑफ air at rough surfaces is lower than the shiny surface of the ball. According to the Bernoulli equation, where the speed of fluid is high, the pressure will be low. So the pressure decreases toward shiny surface of the ball, which give the extra curvature to the ball known as swing, which produce difficulties for the batsman. और यही हम जो यहाँ पर क्रिकेट के अंदर यूज़ किया जाता है, जो जितनी अच्छी स्विंग कर सकता है, यानी कि जो वो आपको पता भी होगा कि जब बॉल करवाते हैं करवाने से पहले उसको साफ़ किया जाता है ताकि उसकी जो शाइनी सरफेस है उसके ज़रिए स्विंग ज़्यादा क्रिएट की जा सके। ये है जी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार। जो हमारे पास मोटर कार होती है उसके कार्बोरेटर जो होता है उसकी वर्किंग आपने एक्सप्लेन करनी यूजिंग बाय बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है कि जहाँ पर स्पीड हाई होगी वहाँ पर प्रेशर लो होगा। अब कार्बोरेटर जो होता है कार इंजन का वो किस तरह वर्क करता है वो हमने डिस्कस करना है। द कार्बोरेटर ऑफ कार इंजन यूजेज अ वेंचुरी डक्ट टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर्स। यानी हमारे पास जो कार्बोरेटर ऑफ कार होता है उसमें एक वेंचुरी डक्ट होता है जो हवा और पेट्रोल का सही जो मिक्सचर है उसको सिलेंडर तक पहुंचाते हैं जहां पर एक्चुअली वर्क करना होता है। एयर इज ड्रॉन थ्रू द डक्ट एंड अ लॉन्ग पाइप टू द सिलेंडर्स। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एयर जो है वो डक्ट के ज़रिए सक की जाती है, और लॉन्ग पाइप होता है जो सिलेंडर की तरफ होता है, यानी सिलेंडर की तरफ वो उसको लेके जा रहा होता है। ए टिनी इनलेट एट द साइड ऑफ द डक्ट इज फेड विद पेट्रोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस या पेट्रोल से उसको फेड किया जा रहा है, यानी फीड किया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है ताकि वो हमारे पास जो इंजन है उसके सिलेंडर तक पहुँच सके। ठीक है, द एयर थ्रू द डक्ट मूव वेरी फास्ट क्रिएटिंग लो प्रेशर इन द डक्ट। According to the Bernoulli, where the speed of fluid is high, the pressure will be low. This draw petrol vapor into the air stream। ठीक है, जो हमारे पास पेट्रोल वेपर होते हैं उनको एयर स्टीम के साथ और एयर स्टीम में चेंज कर देता है। ठीक है, और वो हमारे सिलेंडर तक पहुंचती है, सिलेंडर उनका इस्तेमाल करके जो हमारा कार का इंजन होता है उसको रन करवाता है। ठीक है, ये टॉपिक जो है बेसिकली ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का है। ये सेकंड ईयर के लास्ट जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल में हमारे पास आपको याद होगा कि मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे। जो एग्जांपल्स हैं वो 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों ही आपके सिलेबस में शामिल थी। एग्जांपल नंबर 6.1, 6.2, 6.3 वो मैंने आपको असाइनमेंट में दे दी थी, और न्यूमेरिकल हैं जो हमारे पास आपके सिलेबस में शामिल हैं वो है जी 6.1, 6.2
उसके बाद 6.3 नहीं है, 6.4 है, तो हम 6.4 की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप system. At one point, the speed of water is 3 meter per second, while at another point 3 मीटर हायर दैन द 3 मीटर हायर, यानी कि हमारे पास जो एक पॉइंट पे स्पीड है 3 मीटर पे सेकंड, इससे दूसरे पॉइंट के ऊपर जो स्पीड है वो 4 मीटर पे सेकंड है और वो इस पॉइंट से 3 मीटर हाई है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो पानी है वो हमारे पास इनिशियली एक पॉइंट है जहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड है और प्रेशर डेफिनेटली P1 होगा। और दूसरा पॉइंट है जो इससे तकरीबन हमारे पास कितना 3 मीटर हाई है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। अगर हम कहें कि ये ज़मीन से किसी ख़ास फासले के ऊपर पड़ा हुआ था, उसकी हाइट H1 थी और ये टोटल हाइट H2 है, तो ये वाला जो होगा वो H2 माइनस H1 होगा। और यहाँ पर प्रेशर P2 है और वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, यहाँ पर अगर 80 किलो पास्कल पॉइंट, व्हाट इज़ द प्रेशर एट द अपर पॉइंट, अपर पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अब हमारे पास डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बर्नौली इक्वेशन होती है, तो हम बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यूजिंग बर्नौली इक्वेशन हमारे पास P1 प्लस हाफ PV2 प्लस हाफ रो V2, ये रो जो है ये डेंसिटी ऑफ वाटर है और आपको पता है ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। उसके बाद रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2। यहाँ से आप क्या करेंगे P1 माइनस P2, जो P1 है हमने एक्चुअली प्रेशर जो है वो यहाँ P2 प्रेशर निकालना है, तो P2 को एक साइड पे रखेंगे, बाकी तमाम फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। P1 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और हमारे पास ये पॉजिटिव है। ये जो दो फैक्टर इस तरफ से आए हैं ये दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से हाफ रो भी रो कॉमन आ जाएगा और इसमें से रो जी कॉमन आ जाएगा। अंदर जो वैल्यूज़ बची हैं उनकी जगह पर आप उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास P2 की वैल्यू जो है वो 47100 पास्कल आएगी। इसको आप किलो पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो इशारिया या पॉइंट है वो इस जगह पर है। अगर इसको उठाकर आप 47 के बाद लेके आएंगे तो डेफिनेटली आप 3 डिजिट मूव करेंगे तो 10 की पावर 3 इंट्रोड्यूस होगी, उसकी जगह पर के का यानी प्रीफिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। P2 इज इक्वल टू 47.1 किलो पास्कल। नेक्स्ट है जी हमारे पास, कहते हैं जी एन एरोप्लेन विंग इज डिजाइन सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 450 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग, यानी कि ऊपर वाली स्पीड दी हुई है, नीचे वाली स्पीड दी हुई है। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द विंग। हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या होगा। डेंसिटी ऑफ एयर आपको यहाँ पर दी हुई है 1.29, ठीक है। अब हम जब बात कर रहे होते हैं एयर विंग्स की, तो हमने पढ़ा था हम उसमें जो हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। इस वजह से उसका फैक्टर हम क्या करते हैं इसमें से निकाल देते हैं बर्नौली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमने जो फैक्टर है पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम वो हमने निकाल दिया। बाकी हमारे पास बचेगा P1 प्लस हाफ पी रो V1 का स्केयर प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 का स्केयर। अब क्योंकि हमने चेंज इन प्रेशर निकालना है तो हम क्या करें P2 माइनस P1 लेते हैं और हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो जो फार्मूला आता है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास आंसर आता है 22,188 पास्कल। अब आप ये जो डॉट है वो इस पर जगह वक्त यहाँ पर है, यहाँ से उठाकर इधर लेके आएंगे तो 10 की पावर 3 आएगा। 10 की पावर 3 की जगह पर के लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट 22 किलो पास्कल लिखा हुआ है। बेटा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, 8 को रिमूव करेंगे तो ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 को रिमूव करेंगे तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 5 से छोटा है, इस वजह से आप इसको रिमूव करेंगे तो जस्ट 22 किलो पास्कल। अगर आप इसका आंसर 22.188 के पास्कल भी लिख लेते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ़ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड along it can be
replenish in the air room of 300 meter cube volume every 15 minutes. Assume the air density remain constant. आपने बताना है जी आपको कितना बड़ा हीटिंग डक्ट जो है वो चाहिए। अगर हमारे पास जो एयर मूविंग की उसकी स्पीड इतनी हो और इसके साथ साथ हमें रूम का वॉल्यूम भी दिया हुआ है और टाइम बताया हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एसआई यूनिट में है। टी 15 मिनट, एसआई यूनिट हमारे पास सेकंड है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। स्पीड ऑफ एयर दी हुई है और रेडियस ऑफ डक्ट हमने जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला था, आपको याद हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो थी वो ए वी टी इज इक्वल टू वी के बराबर था। ए वी टी इज इक्वल टू वी। तो आपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, वहाँ पर एक ये भी फॉर्म थी ए वी इज इक्वल टू वी बाई टी, वो आप यहाँ यूज़ करेंगे। ए आपको पता है पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर से यहाँ पर आप आर स्क्वायर जो है इस तरफ रहने, बाकी दोनों फैक्टर उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, इनके वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो आपको आर की वैल्यू चाहिए, आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट है जो आज के लेक्चर का हमारे पास न्यूमेरिकल, वो है जी व्हाट गॉज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन फॉर अ स्टीम फ्रॉम ए फायर हाउस कनेक्टेड टू द मेन टू रीच द वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। आपको कितना गॉज प्रेशर चाहिए इन द सिटी मेन। ये लेट्स सपोज अगर किसी ऐसे इलाके की बात हो रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से स्टीम प्रोवाइड की जाती है ताकि जो घर हैं उनको गर्म रखा जाए, ठीक है। यानी कि गर्म हवा प्रोवाइड की जाती है ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट जो है बेटर हो। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है ये फैक्ट्रियों में या बड़ी बड़ी जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो वो पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर सिटी मेन के ऊपर उसका प्रेशर क्या होना चाहिए अगर हमारे पास जो मेन आ रही है हमारे पास फायर हाउस से जो मेन आ रही है उससे हमने 15 मीटर ऊंचा उसको लेके जाना हो, यहाँ पर उसका प्रेशर आपने मालूम करना है। तो बेसिकली आपका चेंज इन प्रेशर आप वो फाइंड करना चाह रहे हैं। हाइट दी हुई है, क्योंकि हम स्टीम लेके आ रहे हैं तो उसकी डेंसिटी आपको पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और क्योंकि जो मेन होगी उसकी अपनी भी कोई हाइट होगी, उसको H1 कहा हुआ है और टोटल हाइट को H2 का है, तो ये जो चेंज है बेसिकली ये इन्होंने 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 15 मीटर। तो अब बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो ये स्टीम की है जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगी, तो हम वो दोनों को सेम लेंगे। तो सेम लेने से क्या होगा, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जस्ट प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर रह जाएगा, उससे आप इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो आपके पास आती है 1.47 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट जी आपकी कोई असाइनमेंट नहीं है आज के दिन में, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो मुकम्मल हो गया है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसकी तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अटेंडेंस लेनी है।